everybody, I hope you are doing really great. My dear friends, today we are going to start with another most important standard of CA Inter Audit. Standard का नंबर क्या है सर? SA 330 एंड स्टैंडर्ड का नाम क्या है सर? रेस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में जो असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये वही है जो 315 में हम डिटेल में पढ़ के आए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो दिस कम्स अराउंड 4 to 6 मार्क्स, बट कैटेगरी वाइज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इसको स्किप करने का सोच रहे हो तो बॉस, हो नहीं सकता है, इसके बिना ऑडिट कोई पास कर नहीं सकता। मतलब जब तक ये 315 ऑडिट अधूरा है। चलिए सर, लेट्स स्टार्ट विद सम माइंड बॉगलिंग नंबर बिफोर वी डीप डाइव इनटू 330। आपके सामने मैं कुछ नंबर्स रखता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सबका उसमें अकाउंट हो सकता है, क्योंकि हमारे भारतवासी लोगों का हमारा जरूर, हमारी फैमिली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ना हो, किसी का ऐसा हो नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का P&L अकाउंट क्या है सर? ये 31 मार्च 2025। जस्ट इमेजिन बीइंग अ ऑडिटर। ये आम आदमी समझ के अपने आप को मत देखना, नंबर को ऑडिटर समझ के देखना। इस पूरे स्टैंडर्ड का ना एसेंस तुम समझ जाओगे, राइट? चलिए सर, ये क्या है? इनकम शेड्यूल नंबर 13, इनकम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025। ये मत भूलना, ये जो ऊपर जो फिगर्स हैं, ये जो अभी मैंने ब्लर किया भी देखना, 000 ओमिटेड है इसमें। मतलब 2025 में 31 मार्च में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना इंटरेस्ट की इनकम कमाई। मैंने आई न्यू कि आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई इतना बड़ा नंबर देख के पढ़ने में। तो इट कम्स अराउंड 4,90,937 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ माय डियर फ्रेंड्स। इसका ऑडिट किसने किया है सर? ये भी क्या कोई इंसान करते हैं या ये कहीं और किसी और प्लेनेट से आते हैं? लो जी, ये कौन है? फॉर रवि राजन एंड कंपनी LLP। सर ये कौन है? क्या ये चार्टेड अकाउंटेंट्स है? यस माय डियर फ्रेंड्स, ये भी चार्टेड अकाउंटेंट है। लो जी, 5 लाख करोड़ की इसकी इनकम आ रही है। 5 लाख करोड़ क्या मजाक है? नहीं सर, मजाक नहीं है। लेट्स हैव अ लुक एट एडवांसेस। 31 मार्च 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो टोटल एडवांसेस दे रखे हैं पब्लिक को, अपने कस्टमर को, क्लाइंट्स को, इट कम्स टू अराउंड 42,50,000 करोड़। 42 लाख करोड़। क्या इसकी बैलेंस शीट भी किसी ऑडिटर ने ऑडिट करी है? सर क्या उसकी भी 2 आंखें थी, 2 कान थे, छोटा सा एक दिमाग था, 2 हाथ थे? क्या वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, या उसने 25-30 बार सीए करी थी? नहीं सर, वो हमारे ही जैसे लोग होते हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं। लेट मी गिव यू अनदर नंबर, माइंड बोगलिंग नंबर, माइंड बोगलिंग। आई एम नॉट श्योर इसको क्या हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लीजिए सर, ये क्या है सर? दिस इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ जोमैटो। जोमैटो की एनुअल रिपोर्ट में से मैंने कुछ की फैक्ट्स उठा के देखे। तो 853 मिलियन क्या है सर? 853 मिलियन माय डियर फ्रेंड्स इनके ऑर्डर्स हैं। क्या है? ऑर्डर्स। 853 मिलियन कितना होता है सर? 85 करोड़। 85 करोड़ का ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ऑर्डर की बात नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ ऑर्डर कितनी है? 32,000 समथिंग करोड़। अबे 32,000 नहीं, मतलब सर 85.3 करोड़ ऑर्डर्स जोमैटो ने पूरे साल के दौरान प्रोसेस करे। एंड सर अगर मैं इसको डेली निकालू ना, डेली, तो ऑलमोस्ट जोमैटो जोमैटो वही स्विगी वाला जोमैटो डेली के 25 लाख ऑर्डर वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। 25 लाख, नॉट अ जोक। सर क्या डेली के 25 लाख जोमैटो रियली में प्रोसेस करता है? यस। क्या डेली के ट्रांजैक्शंस 25 लाख हैं?
नहीं, 25 लाख ऑर्डर्स हैं। इसके बाद इसमें 25 लाख फूड की डिलीवरी जो करवाई उसके लिए फूड परचेज भी तो करा होगा। 25 लाख सेल्स मतलब 25 लाख परचेज ऐड कर लो। 25 लाख ऑर्डर्स अगर डिलीवरीज करी 25 लाख, तो 25 लाख डिलीवरीज भी ऐड कर लो। सर कितनी हो गई? 75 लाख ट्रांजैक्शंस ईच डे, सिर्फ सेल परचेज डिलीवरी। बैंक में जो क्रेडिट हो रहा है वो भी एक ट्रांजैक्शन है। सर क्या एक दिन की अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ आराम से। मैंने एटर्नल की एनुअल रिपोर्ट से डेटा नहीं उठाया माय डियर फ्रेंड। एटर्नल मतलब जोमेटो प्लस में ब्लिंकिट प्लस में डिस्ट्रिक्ट। जोमेटो इज ए ह्यूज कंपनी जो कि मर्ज होती है एटर्नल में जाके। माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसका ऑडिट भी हम जैसे 2 आंखों 2 कानों 2 हाथों वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं? हाँ मेरे दोस्त, हम जैसे लोग ही करते हैं। तो सर क्या वो सच में बैठ के 25 लाख सेल्स ऑर्डर, 25 लाख सेल्स इनवॉइसेस, 25 लाख इनवॉइसेस का जीएसटी, 25 लाख बैंक में क्रेडिट्स और 2.5 लाख तो उसमें सेल रिटर्न भी होती होगी डेली की। बॉस 25 लाख लोग अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो 10% तो रिटर्न होती है। क्या ये एक ऑडिटर कर सकता है सबकी चेकिंग? नहीं सर। ये 300 350 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक साल की चेक भगवान महादेव के अलावा कोई नहीं कर सकता। बट हम तो महादेव नहीं है, वो अलग चीज है। हम तो तुच्छ हैं बिल्कुल। तो हमारे लिए क्या बना? हमारे लिए बना SA 330। SA 330 हमें कुछ अप्रोच बताई गई ऑडिट करने की। सर सैंपल बेसिस, अबे सैंपल कितने? 300 350 करोड़ ट्रांजैक्शन में सैंपल भी 3 करोड़ तो उठाएगा तू। डिफरेंट अप्रोचेस। आईसीआई ने एक प्रोसेस बताया। आईसीआई ने हमें ऑडिट प्रोसीजर दिए। आईसीआई ने बोला सबसे पहले तुम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करो, वहां जाकर के फाइनेंशियल रेपो चेक करो, वहां जाके रैप करो फाइनेंशियल रेपो। जिनको नहीं पता, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेगुलेटरी, इंडस्ट्री, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ई से एंटिटी की इंफॉर्मेशन लेनी थी, पी से अकाउंटिंग पॉलिसी की, ओ से ऑब्जेक्टिव्स की, स्ट्रेटजीज की। एंड ये सब इंफॉर्मेशन कैसे लेनी थी? रैप करके। रैप मतलब इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। सर ये सब हम 315 में पढ़ के आए हैं। बट आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं जो तुमने रोमम 315 का नाम क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड रिलेटेड कंट्रोल। 315 में जो रोमम को आइडेंटिफाई किया है, हमें उसके रेस्पॉन्सेज देने हैं कहां पे? 330 में। सर जो 315 में किए थे वो भी क्या ऑडिट प्रोसीजर से? यस। क्या 330 में भी हम क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हैं? यस। तो 315 और 330 लिंक्ड कैसे हैं? लिंक्ड कैसे हैं? सर ये समझ लो कि 315 जो है वो दूध और नींबू है, और 330 जो है वो कर्ड है, मतलब दही है। मतलब बहुत वाहियात एग्जांपल था। आई नो दिस एग्जांपल इज बहुत बकवास है, फॉरगेट अबाउट दिस एग्जांपल, बहुत घटिया एग्जांपल आई नो। बट 315 के बेस पे 330 होगा। 315 के बेस पे 330 होगा। अगर 315 में रिस्क बहुत हाई है तो 330 में प्रोसीजर्स और हाई कर देंगे। अगर 315 में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत कम आया तो 330 में हम ऑडिट प्रोसीजर्स कम कर देंगे। सर इन दोनों को डिफरेंस कैसे इसमें हम बोलेंगे कैसे? दोनों में ऑडिट प्रोसीजर नहीं, दोनों में डिफरेंट है। 315 में क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। 330 में क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। 315 रैप, 330 फैप। रैप फैप रैप फैप। 315 में रिस्क के असेस करने की बात हो रही है, उसके बेस पे हम 330 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं। क्या सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की भी आगे कुछ बाइफरकेशंस, दो लेग्स हैं? बिल्कुल हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जब बात करता है ऐसे 330 में, तो वो बात करता है कंप्लायंस प्रोसीजर की और सबस्टांटिव प्रोसीजर्स की। कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब कंट्रोल टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और आगे बात करता है
ये देखो पूरा आपके लिए डायग्राम रेडी है सर, ये लो। ऑडिट प्रोसीजर आज से अगर आपसे पूछा जाए ऑडिट प्रोसीजर कितने टाइप के होते हैं, तो यू विल हैव टू से सर 2 टाइप के। कितने सर? 2 टाइप के। ये क्या हुआ? आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। हम्म कितने टाइप के? 2 टाइप के। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रैप कहां लिखे हैं सर? 315 में, जिसमें हम चेक करते हैं फाइनेंशियल रेपो। क्या? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इसको क्या बोलते हैं? रैप। सर ये हम करके आए हैं। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की, 330 की, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंट्रोल टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसके निक नेम्स हैं, इसके घर के नाम हैं, इसको 2 बहुत ही ज्यादा, व्हेन यू विल स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, आपको ये 2 वर्ड बहुत सुनने को मिलेंगे मार्केट में। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कंप्लायंस प्रोसीजर कोई बोलता नहीं है नाम स्टैंडर्ड में कंप्लायंस प्रोसीजर, एग्जाम में भी आपको कंप्लायंस प्रोसीजर ही लिख के आना है, बट प्रैक्टिकली ये 2 नाम बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड कंट्रोल टेस्टिंग। एंड सर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या टेस्ट ऑफ डिटेल्स की भी आगे 2 कैटेगरीज हैं? यस माय डियर फ्रेंड, उसकी कैटेगरी ये आपके सामने, vouching and verification, vouching and verification. Am I clear on that? Yes sir. Let's move ahead. Let me give you a brief about everything. Practically audit कैसे होता है, रैप कब होता है, फैप कब होता है, फैप में कंप्लायंस कब होता है, सब्सटेंटिव क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सर रैप हम कब करके आए? 315 में। हम 315 में कर आए रैप। अब हम आ गए 330 में फैप करने। फैप में आपने बोला कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इसको एक बेटर एक्सीलेंट एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एग्जांपल, जोमेटो पे आपने क्या किया? जोमेटो पे आपने ऑर्डर प्लेस किया कि यू ऑर्डर्ड फॉर वेज बिरयानी। वेज बिरयानी जब आपने ऑर्डर करी, आपने 1,000 रुपए का बिल बना। क्या आपको लगता है कि जैसे ही आपने 1,000 रुपए पे करे, जोमेटो के पास 1,000 पहुंच गया? नहीं सर, उसके पास 1,000 रुपए आपके नहीं पहुंचे। सर हमने तो सीओडी करा था, क्या सीओडी उसी टाइम पहुंच गया? नहीं, नहीं पहुंचा। देयर इज प्रोसेस, और उस प्रोसेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, जिसको मिटिगेट करने के लिए, जिसको अवॉइड करने के लिए जोमेटो कंट्रोल लगाता है, राइट? प्रोसेस को समझो। आपने 1,000 रुपए यहां से दिए, अभी वो जोमेटो के पास नहीं गए, सबसे पहले वो किसके पास गए? पेमेंट गेटवे के पास, यानी कि रेजर पे। रेजर पे ने ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के 2% काट लिए। 1,000 रुपए आपने दिए थे, जिसमें से 20 रुपए कट गए, कितने बचे? 980। ये 2 दिन बाद 980 रुपीज जोमेटो के पास चले जाएंगे। सर क्या है जोमेटो का रेवेन्यू होगा? नहीं सर, ये भी रेवेन्यू नहीं हुआ, ये भी रेवेन्यू नहीं हुआ। तो सर 1,000 रुपए भी जोमेटो का रेवेन्यू नहीं है, 980 भी रेवेन्यू नहीं है, तो क्या है रेवेन्यू फिर? आपने दिए 1,000, पेमेंट गेटवे वाले ने ले लिए 20 रुपए, कितने बचे? 980। 980 में से 400 उसने बहरूज बिरयानी वाले को दे दिए। कितने? 400। चलो 980 में से सिंपल मान लो 680। 680 जिस पिज्जा हट, डोमिनोज, जिस किचन से, जिस क्लाउड किचन से, जिस रेस्टोरेंट से खाना एक्चुअल में डिलीवर हुआ था, उसने किसने ले लिए? 680 रुपीज। 680 किचन के पास गए, 20 रुपए किसके पास गए? सर और रेजर पे के पास, पेमेंट गेटवे। सर क्या ये 300 रुपए जोमेटो का रेवेन्यू है? बिल्कुल है। क्या ये सच में 300 रुपए जोमेटो का रेवेन्यू है? अभी जीएसटी वीएसटी और निकाल दो इसमें से। क्या सर ये 250 रुपए जोमेटो का रेवेन्यू है? यस सर। आप अगर जोमेटो का ऑडिट करने चले गए, तो यू हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। आप कंट्रोल्स की टेस्टिंग करोगे। ये 250 रुपए, 20 रुपए, 630 रुपए, जीएसटी का रुपए, फिर ये सिर्फ रेवेन्यू है, इसके अलावा परचेजेज, आपकी ऑब्लिगेशंस, आप इन सब के अराउंड पहले ये चेक करोगे कि जोमेटो ने कंट्रोल कितने लगा रखे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर कंट्रोल, सिस्टम कंट्रोल्स क्या क्या हैं,
किसके पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास उसका सिस्टम ऑडिट किसने किया है। आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, कंट्रोल्स। आप यहां डिटेल में इनवॉइसेस को चेक नहीं करने वाले ऑडिट में बैठ के, आप कंट्रोल बेस्ड ऑडिट करने वाले हो। जिस एरिया में आपको ज्यादा रिस्क लगेगा उससे रिलेटेड आपको ज्यादा कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि सर पहले कंट्रोल समझ लेते हैं। अगर कंट्रोल समझ गए फिर इनवॉइसेस तो उसी एप्लीकेशन से उसी सिस्टम से जनरेट ही तो हो रहे हैं, उसी रिपोर्ट से ही तो सब हो रहा है। तो वी विल गेट कंफर्टेबल। हम इनवॉइस बहुत कम चेक करेंगे, हम ज्यादा इनवॉइस नहीं चेक करने वाले। वी आर गोइंग टू मोर रिलाई ऑन कंप्लायंस प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। जोमेटो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हजारों लाखों करोड़ों परचेजेज हो रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों सेल्स हो रही हैं, करोड़ों डिलीवरी बॉयज को रोज पेमेंट्स हो रही हैं, करोड़ों रुपए कैश इकट्ठा डिलीवरी बॉयज के हाथ में होता है, जो सीओडी हम करते हैं वो अगले हफ्ते जमा होता है जोमेटो के पास। तो सर इससे रिलेटेड कंट्रोल्स क्या क्या हैं? कंट्रोल्स माय डियर फ्रेंड, इसको बोलते हैं हम क्या, कंप्लायंस प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। एक और एग्जांपल देता हूं बड़ा छोटा सा, जो आगे हम एंड तक लेके चलेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, जस्ट टू गिव यू अ व्यू। छोटा सा एग्जांपल, हीरो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हीरो कंपनी के, आपको लगता है कंपनी के मालिक क्या बाजार में स्टील खरीदने, लोहा खरीदने, प्लास्टिक खरीदने, ग्लास खरीदने जाते हैं? नहीं सर। फिर भी दे इंश्योर कि वो सही रेट पे सही चीज खरीद के आते हैं। ये कैसे होता है सर? अगर मैं हीरो का सीएफओ बन गया या मैं हीरो का परचेज हेड बन गया और मेरे हाथ में कंट्रोल आ गया कि मुझे हीरो कंपनी के लिए 5,000 करोड़ की परचेज करनी है, तो सर मैं तो पावरफुल आदमी हो गया। बिल्कुल हो गया। तो 5,000 करोड़ की मतलब मैं परचेज कर सकता हूं? हाँ तो बिल्कुल कर सकता है। तो सर क्या मैं उसमें से 50 करोड़ अपनी जेब में भी डाल सकता हूं? वो डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है। लेकिन क्या हीरो कंपनी के मालिक बेवकूफ हैं? नहीं, उनको पता है कि ये रिस्क है। उनको पता है ह्यूमन बिहेवियर। जब मार्केट में हीरो के नाम से लोग परचेज करने जाएंगे, हीरो कंपनी को बाइक बनाने के लिए स्टील चाहिए, लोहा चाहिए, लाइट चाहिए, गद्दी चाहिए, टायर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो ऐसी लीकेजेस हो सकती हैं। तो हीरो कंपनी ने क्या किया, इसको कंट्रोल किया। हीरो कंपनी ने बोला कि यार हीरो के अंदर कुछ भी अगर परचेज होगा, कुछ भी, एक एम्प्लॉय के लिए यूनिफॉर्म आनी है या लैपटॉप आना है या 500 टन स्टील आना है या 500 टन आयरन आना है या 500 टन टायर आने हैं, कुछ भी खरीदा जाएगा, एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। वो खरीदने से पहले मार्केट में जाके परचेज हेड कोटेशंस खरीद के लाएगा, कोटेशंस लेके आएगा कि स्पेसिफिक आइटम, एक एचपी का, डेल का लैपटॉप, 8 GB रैम, i5 i7 प्रोसेसर का, 4 जगह से 5 जगह से पूछेगा पहले वो कि इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप फ्लिपकार्ट पे कितने का मिल रहा है, अमेजोन पे कितना मिल रहा है, ऑथराइज सेंटर पे कितना मिल रहा है, विजय सेल्स पे कितना मिल रहा है, क्रोमा पे कितना मिल रहा है। फिर वो परचेज टीम को ये सारा डेटा देगा, परचेज टीम एनालाइज करेगी कहां से सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मिल रहा है, फिर परचेज हेड उस पर साइन करेगा, फिर जाके खरीदेगा। दिस इज कंट्रोल। अगर आपको एज ऑडिटर भेज दिया जाए कि हीरो मोटोकॉर्प का 40,000 का परचेज का ऑडिट करना है आपको, आप नहीं कर पाओगे। 40,000 करोड़ की सेल आप कहां से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि परचेज के प्रोसेस के ऊपर रिस्क क्या क्या है, और एंटिटी ने उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल्स क्या क्या लगाए गए हैं। इन सब कंट्रोल्स की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो फिर उसके बाद हम डिटेल्स में टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस अगर मैं आपको पूरे ऑडिट प्रोसीजर का बताऊं, सबसे पहले हम गए 315 में, हमने समझा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया, असेस किया इंक्वायरीज करके। हम 330 में रिस्पॉन्ड करने, सबसे पहले हमने क्या करी, कंट्रोल टेस्टिंग, कंप्लायंस प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। हमने आइडेंटिफाई जो किए थे रिस्क, हमने एंटिटी से पूछा कि इनको कंट्रोल कैसे करते हो। एंटिटी ने बोला कि हमने परचेज रिलेटेड एक प्रोसेस बना रखा है, हम कुछ भी खरीदने से पहले क्या करते हैं, कोटेशंस मंगवाते हैं, फिर सभी कोटेशंस को कंपेयर करते हैं, एक शीट बनती है, उसमें लिखा जाता है सबसे अच्छा, सबसे सस्ता क्या, सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या, जो वो अप्रूव होता है तो वो हम खरीदते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड सैंपल्स की टेस्टिंग करूंगा। सैंपल्स की टेस्टिंग, ये मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल्स की टेस्टिंग,
क्या इसमें मैं बैलेंस शीट पी&एल में जा रहा हूं? नहीं जा रहा, अभी नहीं जा रहा। मैं ट्रायल बैलेंस में नहीं जा रहा, मैं प्रोसेस को कंट्रोल वाइज चेक कर रहा हूं कि यार अच्छा मैंने 50 60 100 200 जितनी ट्रांजैक्शंस मुझे पिक करनी थी, मैंने कंट्रोल टेस्ट करे। क्या सच में ये 15 सॉरी, ये 3-3 कोटेशंस 4-4 कोटेशंस लाते हैं? क्या सच में ये तीनों चारों को एक साथ एक शीट में कंपेयर करते हैं? क्या सच में परचेज हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करके अप्रूव करना? क्या उसके बाद सबसे सस्ते और सबसे अच्छे से ही परचेज किया जाता है? जब मेरे को इस प्रोसेस पे कंट्रोल आ जाएगा, कंफर्ट आ जाएगा कि हाँ यार, एंटिटी ने बहुत अच्छे कंट्रोल लगा रखे हैं, कोई लीकेज का, कोई फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं है सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मेरा और लो हो जाएगा। मैंने रोमम देखा 315 में, 330 में आके मैंने कंट्रोल की टेस्टिंग करी, मैंने 50-60 सैंपल्स की टेस्टिंग करी, मेरे सारे कंट्रोल पास हो गए। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी मुझे नहीं मिली जिसमें 3 कोटेशंस नहीं थी, जिसमें कंपैरेटिव इवैल्यूएशन नहीं था, जिसमें परचेज हेड के साइन नहीं थे, जिसमें सस्ता छोड़ के महंगा और घटिया खरीदा गया था। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। मेरा क्या हो गया? कंफर्ट बढ़ गया। अब इसके बाद में क्या करूंगा? सब्सटैंटिव प्रोसीजर, यानी कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये क्या है? सब्सटैंटिव। अभी तक मैंने क्या करा? कंप्लायंस। यहां मैंने रोमम आइडेंटिफाई किया, रोमम के बाद में आया कंप्लायंस में मैंने कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी। एक प्रोसेस के ऊपर परचेज का प्रोसेस होता है, सेल्स का प्रोसेस, दे आर डिफरेंट प्रोसेसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। परचेज इज अ प्रोसेस, सेल्स इज अ प्रोसेस, फाइनेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना इज इटसेल्फ अ प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स इज अ प्रोसेस, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, क्वालिटी इज अ प्रोसेस। देर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। इन सब प्रोसेसेस से रिलेटेड रिस्क्स एंड कंट्रोल्स एज हमें ऑडिटर टेस्टिंग करनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लायंस प्रोसीजर। इसके बाद जब मेरे सारे कंट्रोल्स पास हो गए, आई विल बी डूइंग वेरी लेस टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब एक एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में चेक करना। सर ये वाउचिंग और वेरिफिकेशन दोनों अलग अलग क्यों है? दोनों सेम है। पॉइंट इज की जो वाउचिंग है, जब हम पी एंड एल की किसी भी आइटम को डिटेल में चेक करेंगे, सो वी विल से इट इज वाउचिंग, राइट। जब हम बैलेंस शीट की आइटम्स के लिए यूज करते हैं, अकाउंट बैलेंसेस को चेक करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन। दोनों की एजर्शंस भी अलग अलग होती हैं, इसीलिए दोनों को बांट के ही रखा गया है। वेरिफिकेशन जब मैं अकाउंट बैलेंस की करता हूं तो आई 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 प्ले आई फोकस मोर ऑन एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, राइट्स एंड ओब्लिगेशन। व्हेन आई डू वाउचिंग पी एंड एल की आइटम, तो मेरा मेन फोकस डिफरेंट एजर्शंस पे होता है, जैसे कि कंप्लीटनेस, occurrence, cutoff. So this is how entire audit practically moves. सबसे पहले 315 में हम जाते हैं, फिर 330 में आके कंट्रोल्स की टेस्टिंग करते हैं। अगर कंट्रोल सारे पास हो जाते हैं, तो ये टेस्ट ऑफ डिटेल में जो वाउचिंग वेरिफिकेशन करनी है, ये हम क्या करते हैं? कम कर देते हैं। बट पॉसिबल है आप यहां पे हाई रिस्क लेके आए, रोमो आइडेंटिफाई करके आपने क्या किया? कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी, सारे के सारे कंट्रोल फेल हो गए। आपको मैनेजमेंट ने बोला था कि हम 3 कोटेशंस लेते हैं, हम कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, सबसे सस्ता सबसे अच्छा खरीदते हैं, लेकिन जब आपने 50 सैंपल्स टेस्ट किए तो 50 के 50 फेल। कुछ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन नहीं किया हुआ था, कुछ कोटेशंस निकली हुई थी, सबसे महंगा सबसे घटिया सामान खरीदा हुआ था। 100% चांस है परचेज हेड सप्लायर से मिला हुआ है, हमारे हीरो की कंपनी से 1000 रुपए का माल खरीदता है और उससे 200 रुपए कैश ले लेता है। 1000 रुपए कंपनी की जेब से भरवाता है, सामने वाले से 200 रुपए निकाल के कैश ले जाता है। तो मेरा कंट्रोल क्या हो गया? सारा फेल हो गया। मेरे कंप्लायंस प्रोसीजर जो मैंने लगाए थे, कंट्रोल्स की टेस्टिंग की थी, वो क्या हो गए? सारे कंट्रोल फेल। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल्स बढ़ा देना चाहिए? अरे हाँ, हाँ मेरे दोस्त, यहां आके मैं क्या करूंगा? टेस्ट ऑफ डिटेल्स को बढ़ा दूंगा। यहां मैं इनवॉइसेस की चेकिंग कर रहा हूं, डिटेल में अमाउंट की चेकिंग कर रहा हूं, अमाउंट की एक एक इनवॉइस, हर एक अमाउंट, कुछ सैंपल्स का मैं डिटेल में चेक कर रहा हूं। यहां मैं प्रोसेस की चेकिंग कर रहा हूं, कंट्रोल्स की चेकिंग कर रहा हूं, यहां मैं अमाउंट की चेकिंग कर रहा हूं। सर ये सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? इसको आज के लिए पार्क करेंगे, क्योंकि ये हम एसए 520 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सर अगर इस पूरे डायग्राम को हम अब कंक्लूड करें कि आखिर आज हमें इस लेक्चर में करना क्या है,
तो आज हमें क्या करना है सर, 315 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम ये नहीं करने वाले। सर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर हम आज ये भी नहीं करने वाले, क्योंकि ये हम 520 में डिटेल में ऑलरेडी करने वाले हैं। तो सर आज अब बता दो ये क्या करना है हमें, हम हो गए हैं परेशान, हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं जब से हमने एसबीआई और जोमेटो की एनुअल रिपोर्ट देखी है। हमें समझ नहीं आ रहा कैसे हम करेंगे इतने 1000 करोड़ का ऑडिट, बता रहा हूं। चलो आज हम करने वाले हैं कंप्लायंस प्रोसीजर, ये वाला पार्ट कवर, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स कवर, इसके दो सब पार्ट्स ये कवर। सर क्या अगर ये 4 आइटम आज कर लें तो क्या हमारा 330 हो जाएगा? यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे 330 इज ऑल अबाउट ऑल दीज 2 और 4 आइटम्स। अगर आप कंप्लायंस और डिटेल्स को पकड़ो तो 2, वाचिंग वेरिफिकेशन को अलग अलग करके देखना चाहो तो 4 आइटम। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, ये सब करना है, ये। अगर हमने ये कर लिया तो वी विल बी वेरी हैप्पी विद SA 330। हाई एवरीवन, दिस इज CA मोहित कुकरेजा। नाउ वी विल डिग डाउन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्लायंस प्रोसीजर, आखिर ये होते क्या हैं और व्हेन दे आर अप्लाइड, कब लगाए जाते हैं। चलिए सर लेट्स अंडरस्टैंड। आई होप स्क्रीन इज विजिबल, आई होप स्क्रीन इज विजिबल। चलिए सर, कंप्लायंस प्रोसीजर, सर निकनेम क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड कंट्रोल टेस्टिंग। सर करते कब है सर, जेन्युइनली बताऊं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बताऊं, सबसे पहले 315 में रोमन असेस होता है प्रैक्टिकली, देन कंट्रोल टेस्टिंग, देन डिटेल टेस्टिंग। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर अप्लाइड, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें ये लिखोगे कि भाई 315 के बाद और TOD से पहले नहीं। व्हेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कंप्लायंस प्रोसीजर्स आर अप्लाइड, सबसे पहला पॉइंट, अब जोमेटो से लिंक करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिंक करो। जोमेटो के केस में अगर सब्सटेंटिव टेस्टिंग यानी कि वाउचिंग यानी कि वेरिफिकेशन, अगर आपको एज ऑडिटर इनवॉइस जोमेटो वाले पकड़ा दें कि लो यार ये 80 करोड़ सेल इनवॉइस, 80 करोड़ परचेज इनवॉइस, लो जी 150 करोड़ इनवॉइसेस चेक कर लो बैठ के, क्या आपको कभी भी, पहली बात तो आप कर नहीं पाओगे, आप क्या पूरा CA इंस्टीट्यूट के अंदर रजिस्टर्ड जितने आर्टिकल्स है ना, मिलके भी नहीं कर पाएंगे। पॉइंट इज व्हेन ओनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ओनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स are not able to provide sufficient and appropriate audit evidence। सबसे पहले मैं वहां जरूर लगाऊंगा जब मुझे पता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के यानी कि वाउचिंग लगा के, वेरिफिकेशन लगा के, एनालिटिकल रिव्यू लगा के मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल सकते, तब तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। कब लगाऊंगा, व्हेन, ध्यान से सुनो, ओनली सब्सटेंटिव टेस्टिंग, ओनली अमाउंट चेकिंग से एविडेंस नहीं मिलेंगे, तब लगाने हैं। दूसरा, जब मुझे हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए बट सिर्फ सब्सटेंटिव से काम नहीं चल रहा। दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। आई एम नॉट श्योर इंस्टीट्यूट ने इसके 4 पॉइंट क्यों बनाए हैं, मैं बनाता 2 बनाता, बट आपको बुक से भी दिखाऊंगा 4 पॉइंट है। 2 ही पॉइंट आइडियली होने चाहिए थे, खींच खींच के 4 बना रखे हैं। पॉइंट इज, अगर बात हो रही है व्हेन यू विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जहां सिर्फ सब्सटेंटिव से काम नहीं चल रहा वहां लगाओगे, मतलब ऑडिट एविडेंसेस आपको नहीं मिल रहे सब्सटेंटिव लगा के। एंड वेयर यू वांट हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, आपको क्या चाहिए, हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, एंड उस केस में भी आपको सब्सटेंटिव से वो नहीं मिल पा रहे। देखो यार जोमेटो एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में आपको कभी भी नहीं मिल सकता सब्सटेंटिव प्रोसीजर से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वहां आपको कंप्लायंस लगाने ही पड़ेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट सर, हमने 315 में रोमम आइडेंटिफाई किया कि यार वैसे तो ज्यादा होना चाहिए बट हम इसको मॉडरेट मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें रैप करते टाइम पता चला है, रैप करते टाइम यानी कि इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन AP, हमें इंक्वायरीज करते वक्त ऑब्जर्वेशन के टाइम पे पता चला है कि कंट्रोल्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं, कंट्रोल्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं।
अब ये सुन के हमारी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई है। हमने 315 में जब इंक्वायरीज करी रोमम के लिए, तब हमें एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ डेवलप हो गई कि यार कंट्रोल्स बहुत अच्छे होंगे। मतलब जब जब मैं इंटेंड टू रिलाई, जब जब मैं कंट्रोल्स पे रिलाई करने वाला हूं, तब तब क्या मुझे उनकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी? अरे भाई मैं रिलाई कर रहा हूं ना यार, अब मैं रिलाई कर रहा हूं, अंधों की तरह तो करूंगा नहीं बॉस। मैं अगर किसी चीज पे विश्वास कर रहा हूं तो मैं उसके एविडेंस तो कलेक्ट करूंगा ना यार, मैं उसको टेस्ट तो करूंगा। मैंने एक्सपेक्ट किया कि इस कंपनी में 15 कंट्रोल ऐसे लगे हुए हैं जो कंट्रोल लगने के बाद 1 रुपए की चोरी नहीं हो सकती। ये मैंने एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली कब? रोमम के टाइम पे 315 में। अब जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने आया हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन 15-20 जितने भी कंट्रोल से लेके मैंने एक्सपेक्टेशन डेवलप करी है, उससे रिलेटेड मैं एटलीस्ट चेक तो करूं। जब मेरी एक्सपेक्टेशन डेवलप है तो मैं कंट्रोल टेस्टिंग तब तो परफॉर्म करूं एटलीस्ट, तब तो एटलीस्ट मैं कंप्लायंस प्रोसीजर लगाऊं। ग्रेटर द रिलायंस मोर परसुएसिव। अगर आपको जितना ज्यादा परसुएसिव एविडेंस चाहिए, जितना ज्यादा रिलायंस, यानी कि रिलायंस मतलब विश्वास, आपको उतने ज्यादा आपको क्या करना है, तब तब आपको कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी चाहिए। वहां वहां आपको टेस्टिंग करनी चाहिए। अल्टीमेटली 4 पॉइंट खींच के बना रखे हैं। 2 पॉइंट वैलिड पॉइंट क्या बनते हैं? सबसे पहला, ओनली सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दूसरा, वेन एवर ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई, जब जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करोगे, जब जब आप कंट्रोल्स पे रिलाई करोगे, आप उन पे विश्वास करोगे, आप उनसे आपको एक्सपेक्टेशन है कि हाँ यार ये अच्छे कंट्रोल लगे हुए हैं, तो अच्छे कंट्रोल लगे हुए हैं मतलब डिटेल में टेस्टिंग कम करने वाले हो, तो बिफोर यू कम टू कम डिटेल टेस्टिंग, एटलीस्ट आप कंट्रोल्स को टेस्ट कर लो, उनसे रिलेटेड वो सही काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड ऑडिट एविडेंसेस ले लेंगे। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, कब कब कंप्लायंस प्रोसीजर लगाने हैं, कब कब कंट्रोल टेस्टिंग करनी है, व्हेन सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन ओनली आर नॉट प्रोवाइड। जस्ट अ सेकेंड। जब ओनली सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिल पा रहा, हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, बट अगेन नहीं मिल पा रहा। 315 में आपने एक्सपेक्टेशन डेवलप करी हुई है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है तो टेस्ट करना आपका फर्ज है। ज़्यादा रिलायंस चाहिए, मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए, आपको टेस्टिंग वहां लगानी पड़ेगी। चलिए सर, इसके बाद क्या सर? कंप्लायंस प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंप्लायंस समझ गए, टीओडी टीओई ये सब हम हो गए सर। अभी आगे बढ़ते हैं ना सर, लाइफ में और भी तो कुछ करना है। कंप्लायंस प्रोसीजर, कंट्रोल टेस्टिंग अब कब लगानी है, पढ़ तो लिया, और क्या पढ़ना है? माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर। सर क्या कंप्लायंस प्रोसीजर भी एक तरह का ऑडिट प्रोसीजर है? अरे हाँ यार, ऑडिट प्रोसीजर ऊपर रैप फैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की वन ऑफ द लेग वाज कंप्लायंस प्रोसीजर। तो सर एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब सर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले, ताकि हम उसके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। एंड जब हम कंक्लूजन इकट्ठे कर लेंगे, फाइनली हम एक अच्छा सा प्यारा सा ओपिनियन दे पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर। ये छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है, वही जो रिपीट कर रहा हूं, आपको बताया था। वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस पे हीरो मोटोकॉर्प का रिस्क क्या था? इन्फ्लेटेड परचेज हो सकती है। कंट्रोल क्या था? 3 कोटेशंस मस्ट है। रिस्पॉन्सिबल कौन था? परचेज हेड। चलिए सर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेचर की, उसके बाद बात करेंगे टाइमिंग की, देन हम बात करेंगे एक्सटेंट की। राइट, इसको कहते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। चलिए सर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अब आप कंट्रोल्स की टेस्टिंग करने वाले हो, कंट्रोल्स की टेस्टिंग करने के लिए आप क्या लगाओगे? ऑडिट प्रोसीजर।
अब आप जो ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे उनका कुछ नेचर होगा। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वो किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले वो कंट्रोल पे डिपेंड करेगा। वो नेचर ऑफ कंट्रोल क्या है? क्या वो आईटी ड्रिवन कंट्रोल है या वो मैनुअल कंट्रोल है? क्या वो प्रिवेंटिव कंट्रोल है या वो डिटेक्टिव कंट्रोल है? क्या वो की कंट्रोल है या वो नॉन की कंट्रोल है? कंट्रोल के नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसको टेस्ट करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूं उसका नेचर क्या होगा। राइट, चलिए जी, नेचर ऑफ कंट्रोल पे डिपेंड करेगा। उसके बाद सर हाउ कंट्रोल इज अप्लाइड, कंसिस्टेंसी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अभी कितना कंसिस्टेंट वो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या वो पूरा पीरियड लगा हुआ है, वो इवेंट बेस्ड है या वो कभी हर वीकली अपने आप परफॉर्म होता है या वो मंथली है। एवरीथिंग अबाउट कंसिस्टेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करेगा मेरा ऑडिट प्रोसीजर। कुछ ऐसे कंट्रोल हैं जो 24/7 काम करते हैं, कुछ ऐसे कंट्रोल हैं जो कंपनी ने हर महीने के महीने लगा रखे हैं कि यार हर महीने ये जरूर चेक होगा। कुछ ऐसे हैं जो वीकली चल रहे हैं। उनकी कंसिस्टेंसी क्या है, उनकी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कंसिस्टेंसी ठीक है, समझ में आ गई। हु इज रिस्पॉन्सिबल? इस कंट्रोल के लिए परचेज हेड था रिस्पॉन्सिबल। तो मतलब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किस पे डिपेंड करेगा? इसका आंसर इज वेरी सिंपल। कंट्रोल का नेचर क्या है, हाउ कंट्रोल इज अप्लाइड, उसकी कंसिस्टेंसी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एनी अदर डिपेंडेंट और इनडायरेक्ट कंट्रोल। मतलब अगर एक कंट्रोल फेल हो गया तो क्या कोई दूसरा कंट्रोल उसको रिस्क को मिटिगेट कर पाएगा? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्लाइंट ने, हीरो ने कंट्रोल लगाया था कि इन्फ्लेटेड परचेज ना हो जाए, एक्स्ट्रा पैसे चोरी का चांस ना हो। प्रोसेस बनाया कि यार 3 कोटेशंस पहले लेके आनी है, सबको कंपैरेटिवली इवेल्युएट करना है, देन परचेज हेड से साइन करवाने हैं। अब ये एक कंट्रोल था। इसके बाद ना एक कंट्रोल और था। वो कंट्रोल ये कहता था कि जो 3 कोटेशन लानी है ना वो भी उसी से ही लानी है। एक अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट बना रखी है हमने। आप अपनी मर्जी से किसी से भी 3 कोटेशन नहीं ला सकते। आप अप्रूव्ड वेंडर की लिस्ट में से ही कोटेशन लेके आओगे। अब अगर मान लो मेरा ये वाला कंट्रोल, ये कोटेशंस वाला कंट्रोल था, मान लिया कि चलो ठीक है यार, मैं अब अगर रिलाई कर रहा हूं, ऑफ कोर्स रिलाई कर रहा हूं, टेस्ट करूंगा, दैट इज फाइन। बट इन दोनों को अगर मैं लिंक करके देखूं ना, ये हो गया मेरा कंट्रोल नंबर 1। इसी से रिलेटेड ही मेरा क्या है दूसरा कंट्रोल जो मैं आपको बता रहा हूं कि यार 3 कोटेशन भी कहां से लाओगे? अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट से। तो मेरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ना इससे इससे इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यार मैं 3 कोटेशन तो सबकी चेक कर रहा हूं, बट मेरे पास एक इनडायरेक्ट कंट्रोल भी तो है जो मेरे को चोरी से होने से बचा रहा है। वो क्या है? अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट। राइट, अगर सभी की सभी कोटेशंस अप्रूव्ड वेंडर से लिस्ट से ही ली हुई हैं तो मेरा ना जो कंट्रोल है मैं उसको उस कंट्रोल को मैं वैसे ही इफेक्टिव मान लूंगा। मैं इसके कम सैंपल चेक करूंगा, मैं मिनिमम लिमिट पे आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ना एक कंफर्ट डेवलप हो गया कि यार 3 कोटेशन भी एक एक वेंडर इवेल्युएटेड है, एक एक वेंडर नोन है, एक एक वेंडर से आप कंपैरेटिवली एक बार तो इवेल्युएट कर ही चुके हो। अब उसी लिस्ट में से ही 3 वेंडर्स उठ के आते हैं, तो जहां मैं इसकी 50-60 सैंपल चेक करने वाला था, अब मैं क्या करूंगा? 25 सैंपल चेक करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑल्टरनेटिव इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑलरेडी है अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट का। वो मेरे को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। वो डिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, फिर से एक बार, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब आपका ऑडिट प्रोसीजर जो आप लगाओगे उनका नेचर किस पे डिपेंड करेगा? वो नेचर ऑफ कंट्रोल, ये पहले पॉइंट पे पढ़ाऊंगा, वो नेचर ऑफ कंट्रोल पे डिपेंड करेगा। वो इस पे डिपेंड करेगा हाउ कंट्रोल इज अप्लाइड, क्या उस कंट्रोल से के ऊपर कोई डिपेंडेंट या इनडायरेक्ट कंट्रोल भी एग्जिस्ट करता है, या मेरे को जितना परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए मैं उतना ही ज्यादा क्या लगाऊंगा? ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा। राइट, अब इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, प्लस में अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। पहला पॉइंट सिर्फ यही बोलता है। लेट्स हैव अ लुक व्हाट्स देयर इन द बुक। चलिए सर, कॉन्सेप्ट नंबर 4.1, अभी तक जो जो किया, लेट मी गिव यू ए क्विक वॉक थ्रू। अभी तक हमने जो जो किया,
ऐसे 330 ऐसे 330 क्या कहता है कि सर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिस टू असेस रिस्क डील विद द ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट रिस्पॉन्सिस टू रोमम, जो कि कहां हुआ था 315 में आइडेंटिफाई किया था, असेस किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन SAAE यानी कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना ही आपका ऑब्जेक्टिव है। ऐसे 330 बोलता है द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड, सेम चीज बार बार बोल रहा है, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट एजर्शन लेवल, राइट। अब यही चार्ट मैंने आपको डिटेल में 315 के साथ लिंक करके नोट्स में विजिबल किया था। दिस इज अबाउट ओनली 330। ये क्या है? सिर्फ ओनली 330। सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है सर? ये कंप्लायंस प्रोसीजर की बात कर रहा है। ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर की बात कर रहा है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर की आगे दो लेग्स हैं, एक एनालिटिकल प्रोसीजर और एक टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स की भी आगे दो लेग्स हैं, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। वाउचिंग मतलब P&L से रिलेटेड, वेरिफिकेशन मतलब बैलेंस शीट से रिलेटेड, राइट। ये चार्ट हम अभी डिटेल में डिस्कस करके ऑलरेडी आ रहे हैं। व्हेन टू यूज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंप्लायंस प्रोसीजर कब लगाने हैं। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म TOC टू ऑब्टेन SAAE टू वेरीफाई, क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उनके अंदर है, क्या वो ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर इफेक्टिवली, या उसमें कुछ क्या है डेविएशंस हैं। आप कब कब परफॉर्म करोगे? ये परफॉर्म करना रेलिवेंट है व्हेन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम एट एजर्शन लेवल इंक्लूड्स एक्सपेक्टेशन, जबकि ऑडिटर को क्या है, एक एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन क्या है सर? कि कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। क्या हो गया भाई इसको? हम्म includes an expectation that controls are operating effectively, मतलब ऑडिटर इंटेंट्स टू रिलाई, मतलब वही जो हमने डिस्कस किया था, अगर आप रिलाई कर रहे हो तब तो आपको हमेशा टेस्टिंग करनी चाहिए। सब्सटैंटिव प्रोसीजर सिर्फ लगा के कैन नॉट ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, हमें मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस चाहिए। एंड व्हेन वी नो दैट वी नीड हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड may be sought about operating effectiveness of control when approach adopted consists primarily of test of control, in particular where it is not possible or practicable to obtain SAAE only from substantive procedure। very simple, वही 4 पॉइंट आइडियली 2 में नहीं पढ़ सकता था, ICAI ने स्ट्रेच करके 4 बनाए हैं, तो तुम भी स्ट्रेच करके समझ लो और 4 लिख खाना। इसके बाद सर हमने बात करी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर यानी कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या कहता है? सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। अकॉर्डिंगली अदर ऑडिट प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी। सर वो अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? लो जी, ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? इंक्वायरी प्लस सर इंस्पेक्शन हो सकता है, I'm not sure why is it not working. चलिए सर, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन, इंक्वायरी प्लस रीपरफॉर्मेंस, इंक्वायरी प्लस रीकैलकुलेशन। सर ये वही सारे प्रोसेसेस की बात हो रही है। अल्टीमेटली इफ आई टेल यू वेरी क्लियरली, SA 500 में देयर इज अ कॉन्सेप्ट, मेथड और टेक्निक्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस लेने के मेथड्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं? देयर आर 7 मेथड्स। इंक्वायरी है, ऑब्जर्वेशन है, इंस्पेक्शन है, रीपरफॉर्मेंस है, रिकैलकुलेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। ऑल दीज मेथड्स आर देयर। तो वही आपको जब टेस्टिंग के लिए जाना है, कंट्रोल टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली उनका नेचर आपको चेक करना है, तो यू हैव टू अप्लाई बॉस कि कैसे ऑडिट एविडेंसेस लोगे। तो एक लाइन में उसने इतना तो क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट ने कि सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू अप्लाई अदर मेथड्स इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी। अब आगे बात करता है कि यार किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा किस पे? नेचर पे। नेचर पे सर मतलब नेचर नेचर नेचर
नेचर ऑफ पर्टिकुलर कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ प्रोसीजर रिक्वायर। अब नेचर क्या है यार, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है, कौन सा की है, नॉन की है, कंट्रोल का नेचर क्या है। एंड सर परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशन इन इंक्वायरी to obtain audit evidence about the operating same, including how the controls were applied, the consistency with which they applied, by whom or by what means they were applied। ये भी हमने पढ़े, राइट। इसके बाद डिपेंड अपॉन अदर कंट्रोल्स, क्या कोई अदर इनडायरेक्ट कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उस पर भी मेरा ऑडिट प्रोसीजर का नेचर डिपेंड करेगा। अगर कंट्रोल ऐसा है कि यार उससे उसके अलावा 4 कंट्रोल्स अदर कंट्रोल्स हैं जो इनडायरेक्टली मेरा सिंगल रिस्क को मिटिगेट करते हैं, तो हो सकता है मैं बेयर मिनिमम सैंपल उस कंट्रोल के चेक करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके डिपेंडेंट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं। इसके बाद सर सिंपल पॉइंट, व्हेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस इज नीडेड रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। जितना ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, सिंपल। This was about the nature only. This was about the nature only. चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। Let's talk about timing. Nature, timing and extent of compliance procedure जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें now we will start discussing timing on which, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कंप्लायंस प्रोसीजर की टाइमिंग वो होनी चाहिए ऑन विच ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई। मतलब अगर ऑडिटर किसी पर्टिकुलर टाइम पे लिए रिलाई कर रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम की आपको टाइमिंग के ऊपर कंप्लायंस प्रोसीजर लगाने हैं। अगर ऑडिटर रिलाई करके चल रहा है किसी कंट्रोल पे कि पूरा साल ये कंट्रोल इफेक्टिव रहा ही होगा, जैसे कि परचेजेस, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 365 दिन से रिलेटेड कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सर पर्टिकुलर टाइम मतलब जैसे मान लो आपने 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन करी, अब अनफॉर्चुनेटली ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाया, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के 5 दिन बाद आके क्या करे, उसने फिजिकल वेरिफिकेशन, अब ऑडिटर को उस पर्टिकुलर टाइम 5 दिन के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है, तो क्या वो 5 दिन से रिलेटेड भी कंट्रोल टेस्टिंग करेगा? बिल्कुल करेगा। मतलब जिस जिस टाइम पे ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई उसको उस दिन की कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं 12 महीने के ऊपर रिलाई कर रहा हूं कि 12 महीने कंट्रोल ऑपरेट कर रहे थे, मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे 12 महीने से रिलेटेड कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बट अगर किसी पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड ही रिलाई कर रहा हूं तो पर्टिकुलर टाइम की मैं टेस्टिंग करूंगा। इसके बाद एक्सटेंट की बात करेंगे। एक्सटेंट मतलब हद, किस किस कंट्रोल के कितने सैंपल चेक करने हैं। जैसे कि आपको कंट्रोल का मैंने एग्जांपल दिया कि यार परचेज के लिए 3 कोटेशंस लेनी है, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट है। अब 3 कोटेशंस वाली परचेजेस कितने सैंपल चेक करूं? कंपनी ने तो 15,000 बार परचेज की ट्रांजैक्शन करी है, तो मतलब मेरा सैंपल साइज क्या होगा, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? सबसे पहला फ्रीक्वेंसी, उस कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपनी बनाती है महीने में एक बार, तो वो महीने में एक ही बार अगर हो रही है तो मैं उसके 25 सैंपल तो नहीं चेक कर सकता। मैक्सिमम सैंपल ही 12 है, 12 महीने से ज्यादा बना ही नहीं सर। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि मैं किस कंट्रोल के कितने सैंपल चेक करूंगा, यानी कि एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग, लेंथ ऑफ टाइम। कुछ कंट्रोल ऐसे हैं जो जैन फेब मार्च में ही लगे हैं, 9 महीने तक थे ही नहीं, तो ठीक है यार, मैं 3 महीने का लेंथ ऑफ टाइम के हिसाब से उसका सैंपल चेक करूंगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जिनमें मुझे 100% श्योरिटी है कि डेविएशन मिलेगी ही मिलेगी, जैसे कि बायोमेट्रिक डिवाइस। मुझे पता है इनके एम्प्लॉइज आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बिना बायोमेट्रिक दबाए आगे चले जाते हैं। ये ऐसा कंट्रोल है जहां मुझे डेविएशन मिलेगी, मुझे लगता है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अगर ज्यादा है तो ज्यादा सैंपल चेक करो। अगर आपको लग रहा है कि बॉस डेविएशन मिलेगी नहीं, जैसे कि अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट और 3 कोटेशन, आपको लग रहा है सब सही हो रहा है, एक्सपेक्टेशन आपकी अगर ऐसी है, तो आप कम सैंपल चेक करोगे। रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, अगर कुछ कंट्रोल्स आपको
देख के लग रहा है डिजाइन कंट्रोल कैसा है कि इट कैन गिव यू रिलायबल एंड रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस, तो आप उसके ज्यादा सैंपल चेक करोगे। बट कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जो तुम चेक भी कर लोगे ना, तुम्हें उसमें जो एविडेंस मिल भी जाएगा बट वो रिलायबल और रेलिवेंट नहीं होगा, तो उसमें आप ज्यादा चेक करके करोगे कि क्या। तो बट यही है कि ठीक है, मिनिमम सैंपल जरूर चेक कर लेना। या अदर कंट्रोल्स, अगर अदर कंट्रोल कोई है, अगर कोई अदर कंट्रोल है तो कॉम्पनसेटरी कंट्रोल, डिपेंडेंट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल, ऑल्टरनेट कंट्रोल अगर कुछ है तो आप सैंपल कम भी चेक कर सकते हो। बट अगर वन ऑफ द कंट्रोल इज द मेन कंट्रोल, अगर वो फेल होता है तो उसके बाद कहीं नहीं बच सकते, तो इन दैट केस आप सैंपल साइज बढ़ा दोगे। सो दिस इज हाउ वी सी एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग, मतलब किस कंट्रोल के कितने सैंपल चेक करने डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, उसकी फ्रीक्वेंसी पे, लेंथ ऑफ टाइम पे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन पे, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस जो आपको टेस्ट करके मिलेगा उस पे, एंड अदर कंट्रोल्स पे। ये इसका एल मिसिंग है भाई, कहीं तुम कंफ्यूज मत हो जाना। लेट मी गिव यू ए क्विक वॉक थ्रू, लेट्स हैव अ लुक व्हाट्स द बुक। चलिए सर, matters that auditor may consider in determining the extent of test of control include the following, यानी कि किस कंट्रोल के कितने सैंपल चेक करने हैं ये किस पे डिपेंड करता है, नीचे दिए गए 5 पॉइंट्स के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल, कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो वीकली है, ईयरली है। अब इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड अगर आपको कंट्रोल चेक करना है तो भाई वो तो साल में एक ही बार भरी जाती है, उसके तुम क्या ही सैंपल चेक कर लोगे। बैंक रिकंसिलिएशन महीने में एक बार होती है, टोटल है ही 12, क्या ही कर लोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द। अब लेंथ ऑफ टाइम, कुछ कंट्रोल ऐसे हो सकते हैं जो हाफ ईयर में ही इंप्लीमेंट करें, कुछ ऐसे हैं जो एक महीना ही, 12 में से एक ही महीना हुआ था, जैसे बायोमेट्रिक पहले थे ही नहीं, फेब में ही लगी जाके, तो फेब और मार्च यानी कि 2 महीने, यानी कि लेंथ ऑफ टाइम 2 महीने से रिलेटेड ही सैंपल आप ले पाओगे, उतनी ही टेस्टिंग कर पाओगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, डेविएशन का रेट ज्यादा लग रहा है, ज्यादा सैंपल चेक करो, कम लग रहा है, कम सैंपल चेक करो। रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड, आपको लग रहा है यार कंट्रोल टेस्ट भी कर दिया ना, एविडेंस मिल भी गया, रेलिवेंट ही नहीं होगा वो, रिलायबल ही नहीं होगा वो, तो छोड़ो भाई, कम सैंपल चेक कर लो। द एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स, यानी कि अगर कोई कॉम्पनसेटरी ऑल्टरनेट कंट्रोल है, उससे आपको ऑलरेडी बहुत सैंपल्स आप कलेक्ट कर चुके हो, 100 सैंपल, तो इस कंट्रोल से आप कम कर लो, बेयर मिनिमम 25 का सैंपल आपको लेना चाहिए, वो लेके क्लोज कर दो। नेक्स्ट इज टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर, the auditor shall test controls for the particular time or throughout the period for which the auditor intends to rely on this control। जब जब आप जिस जिस वक्त में, जिस जिस पीरियड में आप रिलाई करना चाह रहे हो, आप रिलाई कर रहे हो 5 दिन के लिए, तो 5 दिन से रिलेटेड वही टेस्टिंग होगी, उसी के बेस पे होगी। आप पूरा साल रिलाई कर रहे हो कि मैं रिलाई कर रहा हूं कि ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च पूरे 365 दिन काम करी है, तो फिर मेरा जो होगा टाइमिंग, मेरे को वो 12 महीने से रिलेटेड कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। चलिए सर, ये सेकंड पॉइंट रीड ओनली लिख देना। चलिए सर, कॉन्सेप्ट नंबर 4.6, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। सर, क्या प्रीवियस ईयर में जो हमने कंट्रोल टेस्टिंग की थी, वहां उस टाइम पे जो हमने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए थे, क्या वो मैं इस साल यूज कर सकता हूं? इसको अभी पार कर देना, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट किससे करता है, इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट से। पार्ट 5 जो है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसमें से लिंक करके इसको पढ़ेंगे तो बेटर क्लियर हो पाएगा, राइट। चलिए सर, लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 4.7। चलिए सर, लेट्स क्लोज दिस एंटायर कॉम्प्लायंस प्रोसीजर इन नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट। इस पूरे स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड 80% ऑफ कंटेंट किसके बारे में बोलता है, कंप्लायंस प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल टेस्टिंग। 20% वो किसके बारे में बोलता है, सबस्टेंटिव प्रोसीजर इंक्लूडिंग
सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, देन इंक्लूडिंग वाउचिंग, वेरिफिकेशन, दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है इसमें। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सिंस 80% स्टैंडर्ड बात करता है कंप्लायंस प्रोसीजर की, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 80% पार्ट ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर। यानी कि दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं छोटे छोटे कंप्लायंस प्रोसीजर से रिलेटेड, कंट्रोल टेस्टिंग से रिलेटेड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड। आइए फटाफट से मिलके क्या करते हैं, क्लोज। लेट्स हैव अ लुक। क्या कहता है सर ये? सर, इवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। सर, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस तो आपने चेक तो कर ली, अभी आपको क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना है। आपको कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिनको आपको इवेल्युएट करना है। सर, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल किसका है? आईपैड की पेंसिल। ये जो पेंसिल है, ये 8-10 हजार रुपए की पेंसिल है। आपको क्या पता लगा, क्लाइंट ने सेम सेम एप्पल आईपैड पेंसिल प्रो कितने में खरीदी हुई है? 50,000 में। सर, टोटल परचेज कितनी है? 100 करोड़, 100 करोड़ की टोटल परचेज है। उसमें से आपको पता लगा कि यार ये जो 50,000 रुपए की आइटम है ना, आप अभी पॉइंट ये है कि क्या ये 40,000 का गैप है या ये उससे बड़ा गैप है? 10,000 की पेंसिल 50 में खरीदी। एज ऑडिटर आपका दिमाग पता है कैसे काम करना चाहिए? आपका दिमाग ऐसा काम करना चाहिए, यार तुम जो बोल रहे थे कि कुछ भी खरीदेंगे उससे पहले 3 कोटेशंस लेके आएंगे, अभी वो आप चेक कर चुके हो। ये आपको कब मिला? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के टाइम पे मिला। अब इनवॉइसेस चेक कर रहे थे, वाउचिंग कर रहे थे, P&L की आइटम थी, परचेज थी, आपको वहां पता लगा कि यार 10,000 की परचेज 50,000 में कर रखी है। अब आपको दिमाग के ढक्कन खुलेंगे कि भाई तुम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कुछ भी परचेज करना है, 3 कोटेशंस लगेंगी, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन होगा, परचेज हेड अप्रूव करेगा, 3 कोटेशंस भी अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट से आएंगी। हमने सारे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इतने सारे कंट्रोल्स लगा रखे हैं, कंट्रोल्स भी हमने चेक करे थे, वो भी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थी उनके अंदर। बट यहां पे आके क्या मुझे, अगर कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे होते तो क्या ये मुझे यहां पे आके देखने की जरूरत पड़ती? क्या ये मुझे केस मिलता? ये मिलता ही ना। ये केस अपने आप में बता रहा है कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे। सर, अगर सब्सटेंटिव हमें हमें कुछ ना मिलता तो क्या हम ऑटोमेटिकली डीम्ड मान लेते कि कंट्रोल्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यानी कि वाउचिंग वेरिफिकेशन में आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली, इसका मतलब जरूर है कि कंट्रोल आपके ऑपरेट नहीं कर रहे इफेक्टिवली, कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। लेकिन अगर आपको ऐसा टेस्ट ऑफ डिटेल्स के दौरान, वाउचिंग के दौरान, वेरिफिकेशन के दौरान कुछ इंस्टेंस नहीं मिला, यू फाउंड जीरो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर देयर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। उसके लिए आपको उनकी टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। अगर गलती मिल गई तो मतलब कंट्रोल्स खराब है, अगर गलती नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल्स सही है। गेटिंग माय पॉइंट? लॉजिकल, 100% लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल, राइट? चलिए सर, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि यार आपने क्या किया, आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा लिए, आपने 60 सैंपल्स चेक किए, 60 में से 45 सैंपल्स आपके फेल हो गए। सर, अब क्या करना है? वो एक काम तो वो करना ही है जो हम हमेशा करते हैं ऑडिट में, क्या करते हैं? इंक्वायरी। इसके बाद आपको 3 चीजें डिटरमिन करनी है। क्या आपके लिए डिटरमिन वेदर, क्या आपको टीओसी पे फाइनली रिलाई करना भी है या नहीं करना। मुझे नहीं लगता अगर ऐसा केस हो, 60 में से 45 फेल हो तो आपको रिलाई करना चाहिए, राइट? क्या आपको एडिशनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी चाहिए? आप ये भी सोच सकते हो कि यार हो सकता है इन्हीं 45 में ही दिक्कत हो, हम और सैंपल्स चेक करते हैं, 100 सैंपल्स और चेक करते हैं, क्या उसमें से हो सकता है 100 में से 90 पास हो जाएं। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू डिटरमिन। क्या आपको टीओसी पे फाइनली रिलाई करना है, क्या आपको एडिशनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी है, या आप जो ये 45 सैंपल आपके फेल हुए, आप इस रिस्क को, ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए
आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर बढ़ा दोगे, यानी कि सब्सटैंटिव वाउचिंग वेरिफिकेशन बढ़ा दोगे। सर क्या ये हम अब बढ़ाना मतलब क्या सर, ये अगर कंट्रोल 60 के 60 मेरे पास हो जाते तो क्या मैं सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर यानी कि वेरिफिकेशन वाउचिंग ना लगाता? ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इन एनी केस आपको सब्सटैंटिव टेस्टिंग तो करनी ही है। सब्सटैंटिव टेस्टिंग मतलब टीओडी एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टीओडी मतलब वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। इन एनी केस ये तो आपको करनी ही है, बट अगर मेरे ये 45 सैंपल फेल हो गए हैं तो मुझे ये इंक्रीज करनी है। ये सब्सटैंटिव टेस्टिंग में क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। दीज आर द टू माइनर कॉन्सेप्ट। इसके बाद कंप्लायंस प्रोसीजर वाला पूरा पार्ट हमारा फिनिश होता है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको 3-4 मिनट में, अभी तक हमने जो भी पढ़ा 5 मिनट में कंक्लूड तो करूंगा, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको जरूर, क्योंकि बहुत टेक्निकल स्टैंडर्ड है ये, दिस इज नॉट इजी स्टैंडर्ड एज सच, और बहुत बच्चों को ये ऊपर से जाता है। ये भी एक फीडबैक, बच्चे बोलते हैं सबसे टफ स्टैंडर्ड कौन सा है, ये समझ नहीं आ रहा। मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं 330 में बहुत ज़्यादा आती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू ए क्विक वॉक थ्रू अभी तक हमने जो पढ़ा, देन लेट्स गो। चलिए सर, यहां से हम स्टार्ट हुए थे ऑडिट प्रोसीजर से, ऊपर जोमेटो और ये सब हो चुका है। ऑडिट प्रोसीजर थे दो टाइप के, आरएपी, एफएपी। आरएपी कहाँ लिखे हैं, एसए 315 में। एफएपी कहाँ दिए, एसए 330 में। आरएपी में हमने क्या किया, फाइनेंशियल रेपो चेक की। कैसे, रैप करके। रैप मतलब इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसके बेस पे हमें क्या मिल गया सर, इसके बेस पे हमें मिल गया रोमम। इसके बाद हम यहां से होगी छुट्टी। छुट्टी के बाद हम रोमम लेके आए 315 से 330 में। यहां हमें क्या मिल गया था सर, रोमम। अब हमने आके क्या करनी थी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी कि टेस्टिंग। कंप्लायंस में क्या कर रहे थे, कंट्रोल्स की टेस्टिंग। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में हम कर रहे थे अमाउंट्स की टेस्टिंग। कंप्लायंस के दो नाम और थे सर प्यारे प्यारे, कंट्रोल टेस्टिंग बोला जाता था, कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोला जाता था। एंड सब्सटैंटिव को दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया था, एक एनालिटिकल प्रोसीजर और एक टेस्ट ऑफ डिटेल। एनालिटिकल प्रोसीजर वाला पार्ट वो पार्ट है जो कि हम कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में, एसए 520 में, राइट। बट टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर आगे दो पार्ट्स जो थे वो क्या थे, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग मतलब डिटेल में अमाउंट्स की टेस्टिंग करना, पी एंड एल आइटम्स की। वेरिफिकेशन मतलब डिटेल में अमाउंट्स की टेस्टिंग करना, बैलेंस शीट आइटम की। सर क्या एजर्शन, एजर्शन लेवल पे ही पूरे ऑडिट में टेस्टिंग होगी सर? यहाँ की एजर्शंस अलग हैं, यहाँ की एजर्शंस अलग हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट वी रेड। इसके बाद हमने पढ़ा कंप्लायंस प्रोसीजर आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं। टेक्निकली दो ही पॉइंट थे, जहां ओनली सब्सटैंटिव प्रोसीजर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ना दे पाए, वहां तो आपको लगाने ही लगाने हैं। इसके अलावा जहां अभी आप रिलाई कर रहे हो, जहां आपकी एक्सपेक्टेशन डेवलप हो चुकी है, आप रिलाई करने वाले हो कंट्रोल्स पे, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिलाई करके सब्सटैंटिव कम करोगे, तो रिलाई कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको टेस्ट तो कर लो, क्या वो एक्चुअल में ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं इफेक्टिवली, राइट। चलिए सर, ग्रेटर द रिलायंस, मोर परसुएसिव, सिंपल। इसके बाद सर हमने छोटा सा एग्जांपल पढ़ा था वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस का। देन सर वी आल्सो अंडरस्टूड कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, स्पेसिफिकली यहाँ कंप्लायंस प्रोसीजर की बात हो रही है, तो वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किस पे डिपेंड करेगा सर, नेचर ऑफ कंट्रोल क्या है, कैसे वो अप्लाइड है, उनकी कंसिस्टेंसी, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको अप्लाई करने के लिए, क्या उसके लिए कोई डिपेंडेंट कंट्रोल है, क्या वो इनडायरेक्ट कंट्रोल है उसके लिए कोई, या मुझे किस किस परसुएसिव, कितना परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस चाहिए मुझे उससे रिलेटेड। अगर ज्यादा चाहिए तो मैं ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा, राइट। टाइमिंग की जहां तक बात है, अब ये भी देखो यार, अल्टीमेटली ना पूरे स्टैंडर्ड में घूम फिर के तुमको ये बार बार सुनने को मिलेगा, ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई। भाई जिस पीरियड पे तू रिलाई करना चाह रहा है एटलीस्ट उसकी टेस्टिंग तो तू करेगा ही। चाहे पर्टिकुलर टाइम पे रिलाई करना चाह रहा था, पर्टिकुलर टाइम की टेस्टिंग, थ्रू आउट द पीरियड 12 महीने पे रिलाई करना चाह रहा था, 12 महीने की टेस्टिंग। एक्सटेंट का मतलब इसमें कंक्लूड हमने ये किया कि यार किस कंट्रोल के कितने सैंपल चेक करने, ये भी कुछ फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट महीने में एक ही बार बनती है तो 12 से ज्यादा सैंपल नहीं हो सकते। परचेज की ट्रांजैक्शन दिन की 1000 होती है, मतलब 3,65,000 ट्रांजैक्शन। इस केस में आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। लेंथ ऑफ टाइम, कुछ कंट्रोल्स मे बी दे आर इंप्लीमेंटेड ओनली फॉर 3 मंथ्स, ओनली फॉर 1 मंथ, और सम कंट्रोल्स में इंप्लीमेंटेड फॉर 12 मंथ। तो आप लेंथ ऑफ टाइम पे भी कंसीडर करोगे वन ऑफ द फैक्टर। अगर कोई कंट्रोल एक ही महीने के लिए इंप्लीमेंट किया गया था तो उसके सैंपल आप ज्यादा नहीं ले सकते, राइट। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, डेविएट होने का रेट अगर आपको एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो ज्यादा सैंपल चेक करने हैं। कम लग रहा है, डेविएशन का चांस बहुत कम लग रहा है तो कम सैंपल चेक करने हैं। रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस अगर आपको मिल रहे हैं तभी तो टेस्टिंग करोगे। आपको पता है रेलिवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस मिलने ही नहीं है तो सैंपल कम चेक करोगे, मिनिमम चेक करोगे। अदर कंट्रोल्स अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, एक रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, देयर आर 3-4 कंट्रोल्स। अगर आप 2 कंट्रोल्स ऐसे हैं जो रोबस्ट नेचर से आपके पास हो चुके हैं, आप चेक कर चुके हो डिटेल में, तो बाकी जो दो रह गए कंपनसेटरी कंट्रोल ही है वो, तो उनके कम सैंपल्स भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 3 कोटेशन वाला प्रोसेस एक था, इसके अलावा एक अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट भी बना रखी थी कंपनी ने, राइट। अब इवेल्युएट करना है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल को, तो पॉइंट इज, अगर सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाते टाइम आपको पता लगा कि एक ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है, 10,000 की चीज 50,000 में खरीदी, तो इससे आपको ढक्कन खुल जाने चाहिए दिमाग के। आपको क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि यार इसके इसके ऊपर जो कंट्रोल्स लगाए हुए थे उनका क्या, राइट। अब इसका कंक्लूजन हमने कैसे लगाया कि यार ऐसा पॉसिबल है कि सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाते टाइम हमें कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लगे, हमें उसका इंपैक्ट देखना चाहिए कंट्रोल्स के ऊपर, कंट्रोल टेस्टिंग के ऊपर, लेकिन वाइस वर्सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अगर हमें कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं मिली अमाउंट टेस्टिंग पे, टीओडी लगाते टाइम, सब्सटैंटिव टेस्टिंग लगाते टाइम, उसका मतलब हमें ये डीम्ड ऑटोमेटिकली मान नहीं लेना चाहिए कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट। इसके बाद हमने पढ़े टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाते वक्त हमने 60 सैंपल चेक करे, 45 फेल हो गए, बहुत ज्यादा डेविएशन मिली, तो हमें क्या करना है, हमें इंक्वायरीज करनी है, प्लस हमें 3 चीजें डिटरमिन करनी है। क्या एज ऑडिटर मुझे टीओसी पे रिलाई करना है नहीं करना, आर द रिलायबल और नॉट, या मुझे उसकी एडिशनल टेस्टिंग, एडिशनल सैंपल्स को टेस्ट करना है, या मुझे उसको कम करने के लिए, ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए सब्सटैंटिव टेस्टिंग को बढ़ा देना है, राइट। सब्सटैंटिव टेस्टिंग को बढ़ा देना है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट ऐसा नहीं है कि आपके 60 के 60 सैंपल अगर पास हो गए तो आप सब्सटैंटिव टेस्टिंग स्किप कर दोगे। इट हैज टू बी डन। टीओसी भी मैंडेटरी है, टीओडी भी मैंडेटरी है, आप स्किप नहीं कर सकते, आप उनकी एक्सटेंट बढ़ा घटा सकते हो। अगर मेरे यहाँ पे 60 के 60 सैंपल चेक कर रहे थे जो मैंने पास हो गए होते, तो मैं वाउचिंग थोड़े कम सैंपल्स पे कर लेता। बट सिंस 45 अगर फेल हो गए हैं तो मेरे को वाउचिंग ज्यादा सैंपल्स की करनी पड़ेगी। बट इन आइदर केस, इन एनी केस, आपको सब्सटैंटिव टेस्टिंग करनी तो पड़ेगी ही। दिस वाज ऑल अबाउट कंप्लायंस पार्ट, कंप्लायंस प्रोसीजर पार्ट, कंट्रोल टेस्टिंग पार्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पार्ट। नाउ वी विल स्टार्ट विद substantive audit procedures. Before we start substantive audit procedure, just go home, start reading these all concepts। काफी टेक्निकल है, इसके बिना मैं टीओडी पे नहीं लेके जाऊंगा, हालांकि है वो छोटा सा ही पार्ट। सिंस दिस इज टेक्निकल, इट इज हाईली रिकमेंडेड उसको घर से फटाफट से रीड करके आना, देन मूव टू टीओडी। चलिए सर, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।